तो बच्चों मैंने आपके साथ चर्चा की थी मैथमेटिक्स में आने वाले सिलेबस की। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यूनिट 10 का सिलेबस, जिसमें आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुन करके काफी ज्यादा बच्चे हिल जाते हैं। उनको लगता है कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी तो उसमें स्ट्रेट लाइन होगा, सर्किल होगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबकी पैरामीट्रिक फॉर्म, सबकी स्लोप की इक्वेशन, टैंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ऐसा ऐसा करके आपको डराया जाएगा। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस रिड्यूस है। इन्होंने जो नॉर्मल और टैंजेंट के एप्लीकेशंस हैं वो भी कम किए हैं। पहले आपको क्या करना पड़ता था, पैराबोला में स्लोप एम के नॉर्मल की इक्वेशन याद करनी पड़ती थी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। अब बच्चों ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस खुद ही कह रहा है कि रिड्यूस है। पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है। जो पार्ट ये पहले बताने की कोशिश कर रहा वो तो सारे बच्चे क्लास 10th से पढ़ रहे हैं, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेक्शन फॉर्मूला, लोकस, स्लोप ऑफ अ लाइन, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अच्छा, एक लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। एक लाइन मान लो गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये है। लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होती है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये तो बेसिक बातें हैं। ये तो बच्चों जितनी बातें लिखी हैं सारी बेसिक बातें हैं। मामला यहां से चालू होता है स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों, जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो स्ट्रेट लाइन में आपने क्या क्या पढ़ा है, रोटेशन ऑफ एक्सिस भी पढ़ा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी पढ़ा है। अब अपना सिलेबस देख लो, सिलेबस हटा दिया गया पूरा। वरना शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस को आपको मैंने शॉर्टकट से लर्न करना ही बताया, लेकिन सिलेबस में ही नहीं है। लिखा है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन फॉर कॉन्करेंस ऑफ थ्री लाइंस, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ये सारी चीजें हैं बच्चों। तो बच्चों, ये तो आप जानते ही हो कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सरकम सेंटर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो बच्चों, आपको आज ही जा करके सिलेबस सुनने के बाद सबसे पहले टारगेट पता है क्या करना है, स्ट्रेट लाइन पे समय ना खराब करो। इसने टारगेट करके दे दिया कि सेंट्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले लगा डालो। आप शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में टाइम मत वेस्ट करो, रोटेशन ऑफ एक्सिस में टाइम वेस्ट मत वेस्ट करो, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पे टाइम वेस्ट मत करो। कितनी सारी आपने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पे क्वेश्चंस लगा डाले, लेकिन ये लिख ही नहीं रहा है सिलेबस में। यानी स्ट्रेट लाइन का सिलेबस तो बहुत ही रिड्यूस है ही नहीं उसमें भी कुछ। हाँ, ये लिखा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये तो आप जानते हैं, एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस क्या होती है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस क्या होता है, इसका मतलब तीन लाइंस एक पॉइंट से पास करती है तो उनसे बना हुआ डिटर्मिनेंट आप जीरो कर देते हैं। हो सकता है बच्चों कॉन्करेंसी पे क्वेश्चन है, हो सकता है ऑर्थो सेंटर पे है, हो सकता है सरकम सेंटर पे है। राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो यहाँ पे बच्चों ऑर्थो सेंटर होता है। हाइपोटेनियस का जो बच्चों मिड पॉइंट होता है उसको हम सरकम सेंटर कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी बातें कॉन्साइड करती हैं, जो सेंट्रॉइड होता है वही ऑर्थो सेंटर वही सरकम सेंटर। तो बच्चों, क्या चीज मिसिंग है, कहोगे सर इन सेंटर भी हटा हुआ है। इन सेंटर हट गया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हट गया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हट गया, रोटेशन ऑफ एक्सिस हट गया, यानी जो भारी भरकम चीजें थी सब आउट की है इन्होंने। कोनिक सेक्शन क्या लिखा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये तो सभी लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
बच्चों ये तो बताने ही भूल गया, स्ट्रेट लाइन में तो एक पार्ट और भी मिसिंग है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ये वाला पार्ट मिसिंग है स्ट्रेट लाइन में, ये भी नहीं है। और क्या मिसिंग है बच्चों, इसमें मिसिंग बहुत ही बड़ी सी चीज है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का पैकेज खोलिए, आपने बहुत सारा स्ट्रेट लाइन में कुछ और भी पढ़ रखा है। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी पॉइंट की पोजीशन, उसी तरीके से एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन भी होती है। एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन भी होता है, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट भी होता है। कितनी सारी चीजें हैं स्ट्रेट लाइन में मिस है, हटा दी गई हैं। लेकिन आप क्वेश्चंस अगर घर पे ट्राई कर रहे होगे तो बार बार कभी एंगल बाइसेक्टर का लगा रहे होगे, कभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का लगा के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। यानी क्वेश्चन आपको किस पे निकालने हैं, लगाने हैं कॉन्करेंसी पे, सेंट्रोइड पे, ऑर्थो सेंटर पे और सरकम सेंटर, इतने पे ही लगाना है। इसके बाद बच्चों ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, इट्स रेडियस, सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्किल, एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर गिवन। ये तो बच्चों जानते हैं ना कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन रहते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। फिर क्या लिखा है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड द सर्किल। ठीक है, लाइन और सर्किल के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द ओरिजिन एंड सेक्शंस ऑफ कोनिक इक्वेशंस, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो देखो बच्चों यहाँ पे पार्ट तो गायब कर दिया गया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल गायब है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब गायब कर दिया गया, सिर्फ बेसिक्स है। लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी हमको अजीब लगी, हमें लगता है इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसको टारगेट करके जरूर पढ़ना चालू कर दीजिए। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड सर्किल विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन। यानी ये स्पेशल टाइप ऑफ सर्किल की बात कर रहा है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। ऐसे सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्किल पे ये कह रहा है कि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट भी कर सकती है, टच भी कर सकती है और हवा में भी निकल सकती है। तो बच्चों आप ये देख लीजिएगा, ये इस पे कोई क्वेश्चन बनाने वाला है, तो उस केस में आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है पता होने चाहिए, है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता होने चाहिए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्किल की पता होनी चाहिए। क्या होती है सर्किल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 + m², जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को y इक्वल टू mx प्लस सी टच करती है, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी होती है इसमें। तो बच्चों सर्किल और लाइन ये आपस में टच करें, इंटरसेक्ट करें, ये वाले केसेस जरा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसने इस बात को हाईलाइट किया है और ये वाली बात पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में नहीं बोली गई है। यानी इसको लाइन और सर्किल चाहिए और उस पर कोई क्वेश्चन ये बनाने की कोशिश की जा रही है जो आपके पास आएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पे बेस्ड नहीं है, वो सर्किल पे बेस्ड है, क्योंकि उसने लिखा एलिप्स और हाइपरबोला में सिर्फ स्टैंडर्ड पार्ट, स्टैंडर्ड, मतलब काफी कुछ हाँ काफी कुछ हट गया, क्योंकि इसको आगे लिखना चाहिए था पिछली बार की तरह कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब बहुत ही बेसिक बहुत ही बेसिक चला रहा है ये। और ये क्वेश्चन किस पे बनाना चाहता है, ये सर्किल और लाइन पे बनाना चाहता है, इसीलिए उसको लिखा है इसमें। तो बच्चों ध्यान से सिलेबस देखिए, ये कोई मेरा सिलेबस नहीं है, ये जेई मेंस का सिलेबस है, तो आप सिलेबस को टारगेट करिए और जितना पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़िए, क्योंकि आपने कोनिक सेक्शन में भी बहुत मेहनत की हुई है, इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं थी। स्ट्रेट लाइन में भी आपने पूरी दुनियादारी निभा दी है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, रोटेशन, शिफ्टिंग, यानी क्या क्या पढ़ लिया आपने, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। उसके बाद बच्चों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, बच्चों ये 3D तो क्लास 12th वाली है, उतनी ही इसने लिखी है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला। बच्चों ये बिल्कुल 2D की तरह होता है, बस 3D में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो 2D में आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखते हो रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, उसी के अंदर बच्चों प्लस आपको एक टर्म बनाना होगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। वैसे ही बच्चों सेक्शन फॉर्मूले में भी टर्म बढ़ाना होगा,
ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन किस पे बनाने वाला है, वो चीज हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा। ये क्वेश्चन बनाना चाहता है एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये बच्चों ये बहुत स्पेसिफिक पार्ट है जो बोला है इसमें। यहां पर कोई क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, चाहे ऊपर से बने चाहे ना बने, इतने पार्ट से बनेगा। एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टेड लाइंस, तो बच्चों दो लाइंस हैं, मान लो वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा b1, है ना। yes. इस लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा म्यू b2। तो इनके बीच का एंगल निकालने के लिए हम इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच का एंगल निकालेंगे। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है b1 और इसका क्या है b2। तो जो b1 और b2 के पैरेलल होगा उन्हीं के बीच के हम एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। तो b1 और b2 के वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल निकाल लो, वही इन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का एंगल होगा। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। उसको यूज करके हम एंगल निकाल लेते हैं, व्हिच इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉड के अंदर b1 फिर मॉड के अंदर b2। ये है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या आपको पढ़ना है इसमें। तो बच्चों जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये जो हाईलाइट किया है मैंने, ये मेरे ख्याल से क्लास 12th का ही सिलेबस हो गया। बच्चों स्क्यू लाइंस आप जानते होंगे, स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस भी आप समझते होंगे, जो नॉन पैरेलल लाइंस होती है इनको स्क्यू लाइंस कहते हैं। स्क्यू लाइंस के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये वो है। तो स्क्यू लाइंस मतलब नॉन पैरेलल लाइंस को हम लोग कहते हैं। ये स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात भी कर रहा है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो आप लिखना जानते हैं, है ना। कैसे लिखते हैं 3D में, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है। और वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो लाइन की इक्वेशन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की भी इक्वेशन हो सकती है। दो फिक्स पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए। और वेक्टर में लिखेंगे तो दो फिक्स पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर a और b हैं, तो उनकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a। तो बच्चों ये आपको देखना पड़ेगा, उसे तैयार करना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट वाले पार्ट। वेक्टर्स में बहुत ही कम पार्ट आपको दिया गया है वेक्टर्स एंड स्केलर्स, एडिशन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, थ्री डायमेंशन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों क्या हट गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया, पैरेललोपिपेड हट गया, पता नहीं कितनी चीजें हट गई, इसमें कुछ है ही नहीं। स्केलर एंड प्रोडक्ट तो डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये तो आप फिजिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो वेक्टर में है ही कुछ नहीं, ये तो 11th-12th का हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें वेक्टर में। यानी आपने कितनी एनर्जी खराब की होगी पैरेललोपिपेड वगैरह को समझने में। स्टैटिस्टिक्स, अब बच्चों ये तो जेईई मेन एक्सक्लूसिव टॉपिक में आता है। अरे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही नहीं, देखो जरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपने दुनिया जहां की तैयार कर ली, लेकिन इससे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस डाली नहीं। ये तो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का तो नामो निशान नहीं चल रहा है। और कई सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो टफ भी लगती है, कई लोग सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते क्योंकि सोचना कभी कभी ग्राफ में काफी डिफिकल्ट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पूरी पूरी उड़ गई। बच्चों बेस थ्योरम से तो हर बार क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और उसमें भी आता है, तो ये तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम बच्चों आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा बाकी सब बेसिक है। मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं इसका बच्चों मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इमरजेंसी में हमसे लेकर के स्टैटिक्स के इतने पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में 2 घंटे में पूरी स्टैटिक्स कराती है। इसको जेईई मेन एक्सक्लूसिव टॉपिक कहते हैं। सिर्फ इतना आपको करना है। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में इतना ही पार्ट है, यानी काफी सारा पार्ट प्रोबेबिलिटी से भी हटाया गया है। ये बच्चों था आपका सिलेबस। तो बच्चों मैंने आपको सिलेबस बता दिया है,
अब इस सिलेबस को आप ध्यान से देखिए, रिव्यू करिए, फिर मैं आपसे चर्चा करता हूँ।